डियर फेलोज़, हम QSO की इस लेक्चर सीरीज़ में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सपर्ट ओपिनियन को स्टार्ट किया हुआ था और आज हम आर्टिकल नंबर 62 से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आर्टिकल नंबर 62 कहता है ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलिवेंट, कि अदालत के अंदर हम किसी राइट या कस्टम के बारे में जो है कब गवाही दे सकते हैं या कब गवाह को पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी वर्डिंग को पढ़ेंगे तो ये आर्टिकल एक्सप्लेन हो जाएगा। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत ने अपना कोई ओपिनियन बनाना हो एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट, के कोई कस्टम या राइट जो है वो कब एग्जिस्ट करता था और कब एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में कि कब से ये जो है जनरल राइट या कस्टम चला आ रहा है। ठीक है, द ओपिनियन, तो वो जो राय है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कस्टम और राइट, इस कस्टम या राइट के होने के बारे में ऑफ पर्सन्स, उन लोगों की हु वुड बी लाइकली टू नो ऑफ इट एग्जिस्टेंस इफ़ इट एग्जिस्टेड, तो उन लोगों की राय जो कि उस राइट या कस्टम के बारे में जानते हों या लाइकली टू नो हों अगर वो राइट या कस्टम आज एग्जिस्ट करे तो। ठीक है, आर रेलिवेंट। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है कि जब किसी राइट या कस्टम के बारे में सवाल पैदा होगा कि भाई ये रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है, तो उन लोगों की राय जो उस बारे में जानते हों वो काबिल कबूल होगी और अदालत में पेश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर सवाल पैदा होता है, एक बंदा कहता है कि जी हमारे यहाँ ये रिवाज चला आ रहा है कि जब वालिद की डेथ होती है तो जो उसका बड़ा बेटा होता है वो घर का सरबराह बनता है। ठीक है जी, तो जो बड़ा बेटा है वही सरबराह बनेगा वालिद की डेथ के बाद। तो जो बंदा उस बारे में जानता है कि वाक़यातन इन लोगों में ये रिवाज चला आ रहा है कि भाई बड़ा बेटा जो है वो वालिद की डेथ के बाद जो है वो घर का सरबराह बनता है, तो ये रेलेवेंट है, अदालत में जो है वो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई जा सकती है। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट, ये जो जनरल कस्टम और राइट का जो है लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इंक्लूड कस्टम और राइट्स कॉमन टू एनी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सनस, तो उसमें किसी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पर्सन में जो चीज़ें कॉमन होंगी वो भी शामिल होंगी। ठीक है जी, उसमें इलिस्ट्रेशन में वो कहता है द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज, यानी किसी ख़ास गांव के लोगों का जो राइट है टू यूज़ द वाटर ऑफ अ पर्टिकुलर वेल, यानी किसी ख़ास गांव के लोग हैं और उनका एक स्पेसिफिक जो कुआं है उससे पानी भरने का जो राइट है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, तो वो जो है इस आर्टिकल के ज़ुमरे में ही आएगा। यानी एक गांव है उसमें किसी बंदे को पहले पानी भरने की इजाज़त थी, फिर उसको पानी नहीं भरने दिया जा रहा। ठीक है, तो वो अदालत में एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकता है किसी ऐसे बंदे की जो उस बारे में जानता हो कि भाई इस कुएं से हम पहले भी पानी भरते थे। लेकिन इस इलिस्ट्रेशन में वो ये कह रहा है कि एक गांव के लोग हैं वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कुएं से पानी भरते हैं, तो उनका जो वो पानी भरना है वो इस आर्टिकल के ज़ुमरे में ही आएगा, उनका ये राइट ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 63, वो कहता है ओपिनियन एज टू यूजेजेस एंड टेनेंट्स ETC व्हेन रेलिवेंट। वो कहता है कि जब कुछ मामूलात हैं, कुछ एक्ट्स वो बार बार कर रहे हैं, या उनके जो टेनेंट्स हैं, उनके जो अकायद हैं वो कब रेलेवेंट होंगे, यानी उनके बारे में जो ओपिनियन है वो कब रेलेवेंट होगा। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत ने जो है वो ओपिनियन फॉर्म करना हो किस बारे में, द यूजेजेस एंड टेनेंट्स ऑफ एनीबडी ऑफ मैन और फैमिली, किसी ख़ास फैमिली या किसी मतलब है कि लोगों के ग्रुप्स में उनके अकायद या उनकी मामूलात ज़िंदगी के बारे में ओपिनियन क्रिएट करना हो। दूसरे नंबर पे वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। ठीक है, या किसी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन की कॉन्स्टिट्यूशन या उसकी गवर्नेंस के बारे में अदालत ने ओपिनियन कायम करना हो, या फिर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट,
कुछ वर्ड हैं या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो यूज़ की जाती हैं, और बाय पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल की जानिब से वो यूज़ की जाती हैं। अगर ये यानी मैं आपको 3 चीज़ें बता चुका हूँ कि इनके बारे में अगर अदालत ने अपना ओपिनियन कायम करना हो, किन 3 चीज़ों के बारे में? यूजेजेस, ठीक है, यानी मामूलात या टेनेंट्स अकायद के बारे में, पर्टिकुलर लोगों के या किसी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन है उसकी गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, कुछ अल्फाज के बारे में जो किसी इलाके में बोले जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? द ओपिनियन ऑफ पर्सनस, उन लोगों का ओपिनियन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलिवेंट, तो उन लोगों का ओपिनियन जो इसके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज रखते हैं, तो जो है उनका बयान जो है, उनका ओपिनियन जो है वो रेलेवेंट है, वो अदालत में पेश किया जा सकता है। अब जो पहला है उसमें वो कहता है द यूजेजेस एंड टेनेंट्स ऑफ एनीबडी ऑफ मैन और फैमिली, कोई फैमिली है या लोगों का कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर अदालत ने उनकी अकायद या उनकी मामूलात यानी उनके यूजेजेस और टेनेंट्स के बारे में कोई मालूमात दरियाफ्त करनी है, तो उस बंदे का ओपिनियन जो इसके बारे में जानता होगा वो रेलेवेंट होगा। दूसरे नंबर पर वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट, यानी किसी चीज़ का बनना और उसका चलना, किस चीज़ का? ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, किसी चैरिटेबल फाउंडेशन का बनना या किसी रिलीजियस फाउंडेशन का बनना और उसकी आगे उसका चलना, उसकी गवर्नेंस जो है उसके बारे में जो है वो भी किसी उस बंदे का ओपिनियन जो है रेलेवेंट होगा जो उसके बारे में जानता है। वैसे ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनको चलाने के लिए इनके स्पेसिफिक ख़ास रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा सवाल पैदा हो जाता है कि भाई फ़लाँ मस्जिद के अंदर 5 टाइम की नमाज नहीं होती, ठीक है, तो उस बंदे का ओपिनियन जो ये जानता हो कि भाई वाक़या उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है, मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ, तो वो रेलेवेंट होगा, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर वो कहते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स, कुछ अल्फाज हैं या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो यूज़ होती हैं किसी स्पेसिफिक क्लास के अंदर या किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर एक ज़ुबान में जो है एक लफ्ज़ का और मतलब होता है और दूसरी ज़ुबान में उसी लफ्ज़ का और मतलब होता है। जैसे अरेबिक में हराम कहते हैं पाक चीज़ को, ठीक है, लेकिन उर्दू के अंदर हराम उस चीज़ को कहते हैं जो कि नापाक हो, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, सराइकी है, उर्दू है, इनमें बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज होते हैं कि उन अल्फाज का एक ज़ुबान में एक मतलब होता है और दूसरी ज़ुबान में दूसरा मतलब होता है। यानी जो सिंध में एक वर्ड है उसका स्पेसिफिक मतलब एक और है और पंजाब में अगर वही वर्ड यूज़ किया जाए तो उसका एक और मतलब है। अब इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, उनका मफ़हूम बताने के लिए उस बंदे को बुलाया जाएगा, ठीक है, जो इसके बारे में नॉलेज रखता हो। तो उस बंदे का वो जो नॉलेज रखना है और जब वो आकर अपनी ओपिनियन देगा तो वो रेलेवेंट होगी, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। आगे जो है आर्टिकल नंबर 64 वो कहता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट, यानी किसी रिलेशनशिप के बारे में, किसी कराबतदारी के बारे में ओपिनियन जो है वो कब रेलेवेंट होगा? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब अदालत ने एक ओपिनियन बनाना हो, किस बारे में? टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ क्या ताल्लुक़ है। एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सच रिलेशनशिप, उनका जो आपस में कंडक्ट है, ठीक है, उससे उनका जो रिलेशन ज़ाहिर होता है, इसके बारे में अगर ओपिनियन बनाना होगा, ठीक है। ऑफ एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज, तो कोई ऐसा बंदा जो उस फैमिली का मेंबर है, यानी जिन दो लोगों का आपस में रिलेशन जो है अदालत ने डिस्कवर करना है, उसी फैमिली का कोई बंदा है, और अदरवाइज या कोई और है स्पेशल मीन ऑफ नॉलेज, जिसको उसके बारे में नॉलेज है, ऑन द सब्जेक्ट इज़ रेलेवेंट फैक्ट, तो ऐसे लोगों का जो ओपिनियन है वो भी रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ए और बी का जो है सवाल पैदा हो जाता है कि ए और बी आपस में मियाँ बीवी हैं या नहीं हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हीं का कोई फैमिली मेम्बर आकर अदालत में कहे कि जी वाक़अतन ये मियाँ बीवी हैं, तो वो भी जनाबे वाला
एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस है उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है, या फिर उसके जो है दोस्त अहबाब कहते हैं कि भाई हम जब भी इनको मिले हैं इनका जो आपस में कंडक्ट था उससे हमें यही ज़ाहिर हुआ है कि ये मियाँ बीवी हैं, तो उनका जो ओपिनियन है वो भी रेलेवेंट होगा, उसको भी अदालत में पेश किया जा सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 64 के अंदर वो 3 चीज़ें कह रहा है। एक तो वो कहता है कि एनी पर्सन हु एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी जो बंदा उसका फैमिली मेंबर है। नंबर 2 पर वो कहता है कि कोई और बंदा हो लेकिन उसको उस बारे में नॉलेज हो, ठीक है। अब नॉलेज ऑब्टेन कहाँ से हो, वो कहते हैं एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट, उनके आपस में कंडक्ट से जो है वो जाहिर हो रहा हो कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो उस बंदे का बयान अदालत में रेलिवेंट है, उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। उसने आगे शर्त लगाई है, प्रोवाइडेड दैट सच ओपिनियन शेल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रूव अ मैरिज इन प्रोसीडिंग अंडर द डाइवोर्स एक्ट। डाइवोर्स एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें ये रेलेवेंट तो है, लेकिन उसको कंक्लूड करने के लिए ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है और इन प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 494 और 495, यानी 494 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड या 495 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड की प्रोसिक्यूशन को चल रही है, तो उसमें भी ये रेलेवेंट तो है, लेकिन इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया जा सकता, ये सफिशिएंट प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है। अब 494 क्या है और 495 क्या है। 494 पीपीसी हमें ये कहता है कि एक जोड़ा है, ठीक है, मियाँ और बीवी का, उन दोनों की आपस में शादी चल रही है और उसी दौरान मियाँ जो है आगे दूसरी शादी कर लेता है या बीवी दूसरी शादी कर लेती है, तो ये एक क्राइम है और इसकी सज़ा 7 साल है। लेकिन हमारे पास एक जजमेंट है बेसिकली 1997 की, ठीक है जी, PCRLJ पेज नंबर है जी इसका 281, ये कहती है कि इस 494 का इतलाक किसी मुसलमान मर्द पर नहीं होगा क्योंकि उसको एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त है, अलबत्ता उस औरत पर होगा। यानी एक बीवी है, वो अपने शौहर के होते हुए उसकी ज़िंदगी में उसकी मनकुआ होते हुए दूसरा निकाह करती है, तो उसको 494 के तहत 7 साल की सज़ा हो सकती है। या फिर 495 है कि एक बंदा है, मियाँ बीवी है, उनकी आपस में पहले शादी हो चुकी है, उनमें से बीवी या मियाँ आगे दूसरी शादी करना चाहते हैं और पिछली शादी कंसील करते हैं, यानी पिछली शादी के बारे में नहीं बताते अगली बीवी को या अगले खामद को, तो वो भी एक जुर्म है जिसकी सज़ा 10 साल तक है। तो इन केसेस के अंदर अगर जो है इस तरह की कोई ओपिनियन आता है फैमिली मेम्बर का या जो किसी ऐसे बंदे का जो उनके रिलेशनशिप के बारे में जानता हो, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसको एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब देखें, एक फैमिली डॉक्टर है, वो किसी के घर इलाज करने आता है, या जो एक टीचर है वो पढ़ाने आता है, तो उनको पता है कि भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है, उसको आइडिया हो जाता है। इसी तरह जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी आइडिया होता है कि भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब दोस्त अहबाब को इस चीज़ का नॉलेज होता है कि भाई ये जो हमारा दोस्त है इसका फ़लाँ लड़की के साथ क्या ताल्लुक़ है, मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ है, बहन भाई वाला ताल्लुक़ है, किस तरीके का ताल्लुक़ है, तो उनका जो ओपिनियन है वो भी रेलेवेंट होगा। उसके बाद है जी 65, ये ऐसा समझ लें कि एक्सपर्ट ओपिनियन का हमारा लास्ट आर्टिकल है। ये कहता है ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, यानी किसी ओपिनियन के बारे में जो ग्राउंड्स हैं वो कब रेलिवेंट होंगे। ओपिनियन तो आ गया, लेकिन उस ओपिनियन की कोई वजह भी तो होगी, कोई बुनियाद भी तो होगी, कोई फाउंडेशन भी तो होगी जिसकी बुनियाद पर वो ये ओपिनियन दे रहा है। तो ग्राउंड्स जो है वो कब रेलिवेंट होंगी, व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज़ रेलिवेंट, यानी जब एक बंदे का ओपिनियन रेलिवेंट है, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज़ बेस्ड आर आल्सो रेलिवेंट, जब एक बंदे का ओपिनियन रेलिवेंट है तो वो ग्राउंड जिनकी बुनियाद पर वो ओपिनियन खड़ा है, जिनकी बुनियाद के ऊपर, तो वो जो है वो भी रेलिवेंट होंगे। इलिस्ट्रेशन में वो कहता है एन एक्सपर्ट में गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक एक्सपर्ट बंदा है, वो किसी टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है, तो जो उसने ओपिनियन दिया है उसके साथ वो अपने मुशाहदात जो है, एक्सपेरिमेंट्स जो है, उनको भी, उन तजुर्बात को भी शेयर कर सकता है, ठीक है, और बता सकता है कि ये इस बुनियाद पर मैं ये स्पेसिफिक जो है वो ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पर जब भी कोई माहिर जो है अपनी राय देता है तो उसकी राय के साथ उसका ओपिनियन भी रेलेवेंट होता है। अब CPC की जो लेक्चर सीरीज़ है उसके सेक्शन 2 के अंदर हम बेसिकली ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री को डिस्कस कर चुके हुए हैं।
ठीक है। तो जब अदालत कोई ऑर्डर पास कर रही होती है या जो कोई डिक्री दे रही होती है तो उसके ग्राउंड्स भी बताती है। बेसिकली ये जो ऑर्डर है, ये जो डिक्री है, ये अदालत का एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, क्योंकि अदालत कानून के बारे में जो है फुल नॉलेज रखती है, एक्सपर्ट है, वो उस सूट को सुन चुकी हुई है। तो उसके बारे में जब वो डिक्री या ऑर्डर पास कर रही होती है तो जजमेंट भी देती है, यानी उसके ग्राउंड्स भी बताती है कि बेसिकली मैं ये ऑर्डर या जजमेंट जो है ये डिक्री क्यों पास कर रही हूँ। तो वो जो जजमेंट है वो बेसिकली वो भी रेलेवेंट है।